अच्छा जी। सो अब यहाँ से जो हमारा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है वो हमने करना है मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिज्म सही है, या आप कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लो। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म सही है। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर देखो तो आपके पास जो है मैग्नेटिज्म तो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा नहीं वो तंग करेंगे आपको। बट मैग्नेटिज्म के अंदर वो जो है ना चार्ज पार्टिकल को लेके वो बहुत ज़्यादा खेलेंगे। सही है, तो ये एक चीज़ है जो कि इसके अंदर हमने देखनी है। सही है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है मैग्नेटिज्म के चैप्टर के अंदर जो है वो हमारे पास कुछ तीन चार चीज़ें जो है ना हमने पढ़नी है। सही है। एक तो हमारे पास है चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक चीज़ हमारे पास ये है। सही है, और दूसरी चीज़ हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म राइट, लाइक विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और हम जो है ना मैग्नेटिज्म बना रहे होंगे। सही। और तीसरी चीज़ हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही हो गया। ये हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने इसके अंदर देखनी है। सही है। अच्छा, याद रखना कि इस चैप्टर के अंदर जो है अगर आप इसको उसके हिसाब से बात करो, यानी पेपर वाइज बात करो, तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो तकरीबन जो है वो आपको ऐसे को ले लेते हैं। तकरीबन इसके जो है ना दो क्वेश्चन आपके पास आएंगे। सही है, दो से तीन क्वेश्चन जो है वो आपको देगा, दो मैक्सिमम दो कह लो, 2 to 3 क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चंस। सही है। और जो आपके पास इनका तकरीबन जो वो होता है वेटेज होता है वो 15 to 20 मार्क्स का होता है। 15 to 18 मार्क्स ले लो, 15 to 18 मार्क्स। राइट। सो और ये जो चैप्टर आ रहे होते हैं जब ये टेस्ट आपसे करेगा, सही है, तो आपको जो है मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी रिलेट करेगा। सही है, और थोड़ा सा जो है वो अल्टरनेटिंग करंट, ये दो चैप्टर हैं जिससे ये जो है ना थोड़े से मिल के आएंगे। इसके अलावा ऐसे और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से, ये तीन चीज़ें जिनसे ये आपको रिलेट करेगा चैप्टर। ओके। सो सर्कुलर मोशन। सही है, और SHM। सही है, और अल्टरनेटिंग करंट, नेटिंग करंट। सही है। सो ये तीन चैप्टर्स जो है ना वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इंडक्शन या इन सब चीज़ों के साथ मिलके आ रहे होंगे। सही है। बाकी इसके अलावा इसका ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अलग आते हैं, कभी कभार जो है वो इसके साथ रिलेट करके दे देते हैं। सही। तो हमने ये सब चीज़ें देखनी है। सही, खैर। अच्छा, अब अगर हम इसको ज़रा स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा, तो स्टार्ट करने से पहले कोई मुझे एंटर हुआ था अभी यहाँ पे। अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, तुम लोग का कल टेस्ट वैसे कोई जी किस चीज़ का है? सर, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का। जी जी। अच्छा, सही सही सही। और आज फिजिक्स का आज था, जी सर। कैसा हुआ अच्छा हो सर। है? और मतलब ये क्या था, मिड टर्म था या एमी? सर वो हमारे मंथली टेस्ट होते हैं ना, तो वो थे। अच्छा, तंग करने के लिए। तो ये जी। कौन कौन सी चीज़ आ रही थी, थर्मल वर्मल आया था क्या? हाँ, थर्मल आ रहा था पूरा, और फिर ऑसिलेशन आ रहा था। अच्छा, चलो परफेक्ट है। सही है, आ जाओ।
तो ये हमारे पास जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर हमने चीज़ें देख ली। तो इसके अंदर जो है तीन चैप्टर बेसिकली हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और चार्ज पार्टिकल और जो है वो इंडक्शन। सही है। तो अब हमने जो बेसिकली इंडक्शन इंडक्शन को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। सही है। तो इंडक्शन की तो फिलहाल टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म जो है वो एक साथ ही आएगा। सही। पेपर 5 के अंदर इसका क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आता है। सही है। और एक बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है मैग्नेटिज्म का, अगर आता है तो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन कंसिडर होता है। और अम, उसको भी हम देखेंगे चैप्टर पॉइंट करा के। सही है। तो खैर आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात जो है ना वो हम मैग्नेटिज्म से रिलेटेड करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको आगे लेके चलेंगे। सही है। ऑल्दो मैग्नेटिज्म ऐसे बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करना है ताकि थोड़ा सा ना रिलेट हो जाए। सही है। तो हम लोग ने मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा था। सही है। और ओ लेवल्स के बाद तुम लोग अब पढ़ लो। सही है। ए एस के अंदर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दो चीज़ें, ये अब जो है वो ए टू के अंदर पूरी पूरी है, तुमने ओ लेवल्स के बाद यहाँ पे पढ़ना है। सही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका, थोड़ा सा बेसिक्स हम इसको पकड़ते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि अगर तो आप मैग्नेटिज्म की बात करो या मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो ये कहाँ से आ रही है, चीज़ क्यों है, और मतलब इनकी क्या कहानी है, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं कि हमारे पास जो जिस तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाली है। सही है, एक चीज़। और जिस तरह से वो फंडामेंटल फील्ड है, सही, इस तरह से ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी एक फंडामेंटल फील्ड है। राइट। आपको दिखती नहीं है बट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। राइट। खैर। अच्छा, अब ये आती कहाँ से है, आई कब, ये सब चीज़ें अगर इसको देखें तो तकरीबन जो इसकी कहानी जो बिल्कुल स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म जो पूरा आया है वो एक्सीडेंटली आया है। सही है। कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी किसी ने। सही है। एवी गलती से आ गया। सही है। तो अब इसमें सीन ये है कि मतलब साइंटिस्ट थे एक, वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो है ना, ओएस्टर्स करके नाम था उनका। और इलेक्ट्रिसिटी पे वो एक्सपेरिमेंट कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे अपनी क्लास में। और उसके अंदर जो है उनको, जहाँ जब जब करंट पास हो रहा था तो उनको कंपास पे कुछ डिफ्लेक्शंस दिख रही थी। सही है। जो मेटल उनके पास रखा हुआ था उस पर कुछ डिफ्लेक्शन दिख रही थी। सही है। तो उनको फिर वहां से उन्होंने जो है, ये तकरीबन 1819 की बात है। सही है, 1800, मतलब अर्ली 1900। सही है। तो उस वक्त जो है वो फिर वहां से मैग्नेटिज्म की कहानी स्टार्ट हुई कि भाई कोई मतलब वो गलती से जो है ना उन्होंने उस चीज़ को डिटेक्ट किया और फिर उसके बाद जो है ना उस पर थ्योरीज और उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुई। और लाइक विद इन 10 to 15 years आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास जो है वो आ गई। सही हो गया। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जनरेट कैसे होती है, पहली तो ये बात सही है कि मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है, एक चीज। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, जिस तरह से तुमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड आती कहाँ से, ड्यू टू मास, अगर कोई मास होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी। सही है। इसी तरीके से अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हारे पास अगर कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सही है। और ये एक चीज है। सही है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका इफेक्ट क्या है, वो दूसरे मासेस को किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, दूसरे मासेस जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएंगे तो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, या इसी तरह से जो चार्ज पार्टिकल हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे तो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। राइट। तो यहाँ पे भी हमने यही दो चीजें देखनी है कि पहले तो ये चीज हमने देखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड बंद कैसे रही है, और दूसरी चीज कि अगर कौन से पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेंगे, उनकी क्या कंडीशन है। सही। पहले तो हमने ये कुछ चीजें देखनी है। सही। और फिर जो है ना पेपर के अंदर डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फर्क है। सही है। सो आज वो जरा देखते हैं। सो हमने ये बात कही कि भाई हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इज generated
generated due to the spin of the electron and and the orbital motion. थोड़ा सा इसको spin and orbital motion of electron। सही हो गया। ये हमारे पास पहली चीज है। क्या मतलब? वो मतलब मैं समझा देता हूँ तुम्हें। मतलब समझाने के लिए मुझे जो है वो एक अदद पिक्चर चाहिए होगी। लेट्स अज्यूम दैट कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है। सही है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है मतलब एक एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है। सही। अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से जो है ना वो मूव कर रहा होता है। यस, एक तो स्पिन कर रहा होता है। सही है। एक इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई स्पिन होती है। तो ए टू के अंदर आए हुए, ए टू के अंदर तुमने जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसके अंदर तुमने इलेक्ट्रॉन की सब शेल के अंदर अरेंजमेंट देखी होगी। सही है। तुमने देखा होगा कि भाई जो स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है वो अपोजिट होती है। सही है। एक एक उसके अंदर। और फिर इसी तरह से वगैरह वगैरह आगे तुमने सोन पढ़ा होगा। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्पिन होती है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ये तो इलेक्ट्रॉन यू स्पिन कर रहा होता है। सही है। थोड़ा सा इसको ले जाते हैं यूँ। सही। या तो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखी होगी इस तरीके से। सही है। या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होगा, यानी ऑर्बिट कर रहा होगा लाइक दिस, ऑर्बिटल मोशन में। राइट। अब ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉन की मोशन है जो कि अपने एटम के अंदर या अपने न्यूक्लियस के अराउंड वो परफॉर्म कर रहा होता है। और इसकी वजह से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। राइट। तुमने तुमने ओ लेवल्स के अंदर जो है ना मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली वो यही चीज होती है। सही है। क्योंकि जो जो साइंटिस्ट थे जिनको एक्सीडेंटली मैग्नेटिक फील्ड जिन्होंने डिस्कवर की थी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से डिस्कवर की थी। राइट। कि इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज की मूवमेंट हुई तो उसकी वजह से, क्योंकि वायर है, वायर के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर तुम अगर बैटरी लगाते हो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वायर के अंदर। राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से उन्होंने जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की अपने अराउंड। राइट। और वो मैग्नेटिक फील्ड बार बार जो है ना उन साइंटिस्ट को डिटेक्ट हो रही थी। सही है। तो सिमिलरली उन्होंने ये अज्यूम किया या उन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की उस वक्त के जब हमारे पास जो भी एटम होगा उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरह से मूव कर रहे होंगे। सही है। कि वो किसी टाइप का करंट बना रहे होंगे। राइट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे शेल के अंदर वो जो है ना एक सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे लूप्स के अंदर मूव कर रहे होंगे कि जिससे जो है ना एक करंट की फॉर्म में वो जनरेट हो रहे होंगे। राइट। और फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन और एटम के बारे में डिस्कवर नहीं हुआ था और चीज स्पिन वगैरह के बारे में नहीं पता चला था जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहानी आई थी। सही है। तो ये उस वक्त की थ्योरी थी। उसके कुछ सालों बाद, मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद या इतने ही, और उसके बाद फिर ये डिस्कवर हुआ था कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपने न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना उन साइंटिस्ट की थ्योरी को प्रूव करती थी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, उन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। राइट। लेकिन ये याद रखना कि अगर आप एक एटम लो तो एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। सही है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग होती है। सही है। तुमने ये बात पढ़ी है। सही है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डिटेल में ये हमारे उसमें नहीं है, ए लेवल्स के अंदर हमारे बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ये स्पिन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। सही है। मैग्नेटिज्म जो है ना, मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है केमिस्ट्री की साइड पे। सही है। क्योंकि मैग्नेटिज्म को अगर आपने समझना है ना तो फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन और इलेक्ट्रॉन के जो है ना मतलब और मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर और शेल वगैरह और प्रोटॉन नंबर, क्योंकि ये सारी चीजों से जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड रिलेट करती है। सही है। इन सारी चीजों से। खैर। तो नहीं ना, इसको हटाओ। अच्छा जनाब। परफेक्ट। सही हो गया। अच्छा। ये बात समझ में आ गई। तो हमने ये जनरली हमने सिंपल ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई हमारे पास जो है अगर तो कोई चार्ज पार्टिकल मूव होगा तो उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सही है। और
अच्छा, ये चीज भी यहाँ पे जहन में रखना कि जो मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल के अंदर एटम है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, राइट। तो जिन इलेक्ट्रॉन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी स्पिन को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लें, सही है, तो वो मटेरियल जो होंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल बनेंगे, सही है। और जिनके अंदर ये चीज नहीं है वो फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं। खैर, इसको जरा देखते हैं, थोड़ा सा लंबी करते हैं इस पे। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आ गई, ये बात समझ में आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस तरह से हो रही है? यस। जी सर। तो मुझे ये आप दोबारा समझाइएगा कि स्पिन से किस तरह भला मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। देखो, हमें हमें ये देखना है, हमने जो जनरल रूल देखा वो ये देखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा ना, वो मूव करेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ओके। अब चाहे वो मोशन उसका ट्रांसलेटरी हो, चाहे वो मोशन उसका स्पिन हो, रोटेशन हो, जो भी हो, सही है। अगर तो चार्ज पार्टिकल मूव किया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? जी। अब इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड, जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है, वो रोटेट भी करता है और स्पिन भी करता है, सही है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका क्या मोशन की टाइप है, सही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी, दैट्स इट। सही हो गया, ये बात क्लियर है? जी सर। बस ये आपने समझना है, सही है। तो ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और अगर तो कोई सब्सटेंस है कि जो अपने तमाम एटम की जो स्पिन है उसको अलाइन कर ले, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर देगा, और मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा या वो मैग्नेट बन जाएगा, अगर आप उसको सर्टेन प्रोसेस के थ्रू गुजारो। सही हो गया, ये बात हमारे पास हो गई। अच्छा जनाब, तो एक चीज तो हमने ये देख ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस तरह से हुई, यहाँ से, सही है। दूसरी चीज कि मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कौन करेगा, सही है, कौन कौन से पार्टिकल करेंगे, सही है। क्या वो पार्टिकल के जो जिसका सिर्फ मास और न्यूट्रल हो, सही है, क्या वो रिस्पॉन्स करेगा, या वो पार्टिकल के जिसका मास हो और उस पर चार्ज भी हो वो रिस्पॉन्स करेगा? तो हमारे पास जो है, हम ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्चुअल डेफिनेशन हम लिखते हैं ना, वो ये लिखते हैं, सही है। हम कहते हैं कि भाई, when a moving charge particle, अबे यार एक चीज रह गई इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सही है। It is the region of space where, सही है, where a moving charge particle or current carrying conductor experiences force। सही हो गया। ये हमने बात की कि भाई हमारे पास जो है, अम, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्लाई कौन कौन करेगा। तो उसके लिए हमारे पास, ऑल्दो करंट कैरिंग कंडक्टर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पे वाई आना चाहिए, सही है। करंट कैरिंग कंडक्टर आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि अगर आपके पास मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसी मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर आप वायर के थ्रू गुजारो तो वही बात हो जाएगी, राइट। सही, बट हमने इसको एक चीज और ऐड कर दी है ताकि आपका जो है ना सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो जाए, सही। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास जरूरी ये है कि आपके पास, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सपीरियंस करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग, सही है। चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगी, सही है, पहली चीज।
और इसी तरह की डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी लिखी थी और मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर भी लिखी थी, सही है। हमने ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर कहा था कि फोर्स पर यूनिट मास, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहा था फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप ये कह सकते हो कि फोर्स पर यूनिट मूविंग चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज पार्टिकल, सही है। मैं थोड़ी सी लंबी करके लिखी है ताकि इसके अंदर सारी चीजें आ जाए, सही है। और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस तरह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कौन कौन करेगा ये मैंने बता दिया, कंडीशन आपको बता दी, सही। कंडीशन को अगर आप हाईलाइट करना चाहो आप हाईलाइट कर सकते हो, सही है। कि वेयर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, दिस इज द कंडीशन, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर तो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा तो आपके पास जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी और आपको ये इफेक्ट फील नहीं होगा, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब अगर जो है वो हम ये देखिए कि भाई हमारे हमने ये चीज़ तो समझ ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है, और हमने ये भी देख लिया मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कौन कौन करेगा, राइट। अब अगर हम इस चीज़ को देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जिन जिन मटेरियल के अंदर जनरेट होने की कैपेबिलिटी होती है वो मटेरियल किस किस तरह से होते हैं, सही है, वो क्या उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको देखते हैं, सही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं उन मटेरियल को देख लेते हैं, सही है। तो बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं या जो हमारे पास मटेरियल होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं कि या तो वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, सही है। एक चीज, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में तो हमारा फड्डा है ही नहीं, सही है। हम मैग्नेटिक मटेरियल को लेके बात करेंगे, सही है। और इसके अंदर ना हमने ये देखना है कि हमारे पास किस किस तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास हो सकते हैं, सही है। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो हमारे पास तीन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सही है। सही है। एक में हम कह रहे होते हैं, सो एक हमारे पास होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, सही है। एक हमारे पास होता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, सही। और एक हमारे पास होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब जो हमारे पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, सही है। स्ट्रांगली वो मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं, सही है। सो आप इसके अंदर कह सकते हो कि स्ट्रांगली मैग्नेटिक, सही है। अच्छा जी, और जो पैरामैग्नेटिक, अच्छा इसकी अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो तुम इसके अंदर लिख सकते हो आयरन, वही बच्चों वाली है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब चीज़ें, सही है। निकेल, कोबाल्ट, सही है। अच्छा जनाब, और इसी तरह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास जो है वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं या वो वीक वीक मैग्नेट होते हैं, सही। वीक मैग्नेटिक, सही हो गया। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास कॉपर प्लैटिनम वगैरह आते हैं, सही है। कॉपर ले लो, सही है। प्लैटिनम ले लो, प्लैटिनम, सही।
और जो हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सही है, वो हमारे पास होते हैं जो मैग्नेटिक, जो रिपेल हो रहे होते हैं बेसिकली, सही है, मैग्नेट जो ना मैग्नेट को मतलब मैग्नेट से रिपेल हो रहे होते हैं, सही है। तो अगर हम इनको लिखें तो हमारे पास पेयरिंग बाय, सही है। और ये किसी भी सूरत में मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकते, मतलब अगर एक मटेरियल है कि जो तुम्हारे पास तुम्हें मिला और तुम चाह रहे हो उसको मैग्नेटाइज करो, तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को तुम मैग्नेटाइज कर सकते हो, और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर सकते हो। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, और सॉरी, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज या स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, पैरा मैग्नेट जो है वो वीक मैग्नेट बनता है, सही। डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर तुम्हारे पास होंगे तो वो मैग्नेट बनेंगे ही नहीं, सही है। और ये तुम्हारे पास जो है कार्बन, वाटर, से ग्रेफाइट, सही। ये हमारे पास कुछ मटेरियल थे जो कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने देखे, सही है। अच्छा, अब अगर तो आप अच्छा, इनके कुछ अलॉयज भी बन सकते हैं, सही है। तो इनके अलॉयज बनाओगे तो फिर इनके नाम थोड़े बहुत चेंज होंगे, बट जो प्राइमरीली है वो हमारे पास ये कुछ मटेरियल है, सही है। अच्छा, इसी के साथ जो है, अगर आपके पास अगर आप एक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, सो वो मटेरियल जो है वो दो तरीके से मैग्नेटाइज होगा, या तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा, या तो वो टेम्परेरीली मैग्नेटाइज होगा, सही है। तो अगर हम इनकी बेसिस पे जो है मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास दो मैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं, सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी याद रखना कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल की हमने बात की ना, कि जो मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेट बन रहा है, वीकली मैग्नेट बन रहा है, तो ये ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इजीली पास होने देंगे, राइट। और जो मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इजीली पास होने देगा वो स्ट्रांग मैग्नेट बन सकता है, सही है। और जो नहीं पास होने देगा वो वीक मैग्नेट बनेगा या वो रिपेल करने लगेगा, सही है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और इसी को जो है ना, इसी की मेजरमेंट को, यानी इसी चीज को हम परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ अ मैग्नेट ऑफ अ मटेरियल, सही है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परमिएबिलिटी, सही है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू नॉट। ये हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एबिलिटी ऑफ material to allow the magnetic field line to pass through it, राइट। ये हमारे पास जो है परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब हम जो भी मटेरियल होता है ना हमारे पास, हम डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि भाई इसकी क्या परमिएबिलिटी है, सही है। तो अगर तो किसी की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा आती है तो इसका मतलब है हम उसको समझ जाते हैं भाई मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास, ये यूजफुल है मैग्नेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर, ये मैग्नेटिज्म के चैप्टर या टॉपिक के अंदर ये यूजफुल है, सही है। अगर किसी की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा बेकार आती है तो हम उसको जो है वो इग्नोर कर देते हैं, सही है, क्योंकि वो हमारे पास बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन उसकी नहीं हो सकती, सही है। और हमारे पास जो, अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा होगा परमिटिविटी, सही है। और परमिटिविटी ये होती है कि जो मीडियम है, सही है, वो कितना ज्यादा चार्ज को वो कितना ज्यादा फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे रहा है, राइट, ताकि जो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर सकें, सही है। तो और इसी तरह से परमिएबिलिटी है वो मटेरियल या वो मीडियम के जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना इजीली पास हो पा रही है ताकि जो है ना इंटरेक्शन हो सके, राइट। और वहां पे तुमने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो कि तुमने उसकी वैल्यू पढ़ी थी 8.85 एक्सपोनेंट -12, उसी तरह से परमिएबिलिटी की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास है
इसको हम रेफर करते हैं म्यू नॉट से, सही है, और उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, सही है। ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अच्छा जनाब चलो। अच्छा, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कोई बात ऐसी तो नहीं जो ऊपर से जा रही हो? एनीबडी? समझ आ रही है सर। आ रही है, चलो सही है। सो परमिएबिलिटी हमने देख ली। अच्छा, अब अगर ये जो है ना थोड़ा सा अगला वाला, अगली वाली जो चीज़ है उसको भी जरा पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास जो मटेरियल है वो हमारे पास या तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है या तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, सही है। सो यानी इस सब ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है इसको तो हमने डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, सही है। इससे मैग्नेटाइजेशन हो ही नहीं सकती। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें तो इन दोनों को या तो हम परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते होंगे या टेम्परेली मैग्नेटाइज कर सकते होंगे, राइट। तो उसकी वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक, सही है, वो हमारे पास जो होगा ये तो परमानेंटली मैग्नेटाइज होगा, सही है। और हम उसको कहेंगे कि ये जो हम कह देते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सही, ये तो हम उसको कह देते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, सही। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास जो है वो परमानेंट टेम्परेली मैग्नेटाइज होगा, सही है। ली- या सही मैग्नेट, और ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट बनेगा, सही। ऐसे याद रखना, मैग्नेट, ये चीज़ प्लीज़ याद रखना कि जो आपके पास टेम्पररी मैग्नेट होता है ना वो सिर्फ तब तक मैग्नेट रहेगा जब तक आपने उसमें मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है, ओके। और परमानेंट मैग्नेट जब आपने मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस हटाया उसके अगर 5 सेकेंड या 2 सेकेंड या 10 सेकेंड या 1 मिनट तक भी वो मैग्नेट है तो आप उसको परमानेंट मैग्नेट कहोगे, ओके। टेम्पररी मैग्नेट आपके पास वो होगा कि द मोमेंट यू रिमूव द मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस वो नॉर्मल मटेरियल बन जाए, तो आपके पास वो परमानेंट मैग्नेट, वो टेम्पररी मैग्नेट होगा, ओके। और जो चीज़ आपके पास मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको हटाने के बाद भी मैग्नेट रहे, चाहे छोटे से टाइम के लिए रहे, सही है, वो परमानेंट मैग्नेट कहलाएगा, राइट। तो और इसको जो हम मतलब इसको जो हम देखेंगे वो इनकी ससेप्टेबिलिटी की वजह से देखते हैं, सही, जो कि एक अलग पैरामीटर है, सही, कि कितनी देर तक वो उस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि आपने उसके अंदर जनरेट किया उसको सस्टेन कर सकते हैं, राइट। सही हो गया, तो यहाँ तक होगी बातें। चलो आगे लेके चलते हैं थोड़ी सी कहानी। ये हो गया, ये भी बता दिया। सही है। अच्छा, अब जो है अगर हम सबसे पहले कुछ यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम्हें सेटअप कर दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कहाँ कहाँ से आती है, सही है। और अगर तुम्हें इसको बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना होगा तो तुम्हें उसकी केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हाई नॉलेज चाहिए होगी, तो उससे फिर जो है तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रही है, सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो मेनली जनरेट हो रही है वो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से जनरेट हो रही है, और चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट में चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट ही मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकती है, राइट। इसके अलावा नहीं हो सकता। और बाकी उसके बाद मैंने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ी सी कहानी बता दी, सही है। अच्छा, अब एक चीज जो कि तुमसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड। हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम इन सबको डिस्टिंग्विश थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमें हमें याद रह जाए, सही है। सो आ जाओ।
हमारे पास है। अच्छा, एक चीज मेरी जहन में और आ रही है, मैं उसको भी पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे लेके चलते हैं। आप लोग के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, यानी थोड़ा सा मैं ये तुम्हारे जहन में लाना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने ये तो देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने देख ली। मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम यूनिट देखें ना, तो यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला। सही है। और परमीएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और वीक मैग्नेट्स को थोड़ा सा नीचे फेंकें अगर, इसको भी अगर यही हम लिखते हैं। अबे यार, परफेक्ट है, परफेक्ट है। सही है। सो इसके वजह से एक यूनिट की बात करनी है, उसके बाद लेके फिर ऊपर चलेंगे। परफेक्ट। सही है। सो अच्छा, जितनी भी फील्ड्स हैं वो तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, इसी जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड measured in Tesla represented by capital T। ओके। और टेस्ला जो होता है ना वो बेसिकली बराबर होता है फोर्स ओवर ओवर, सॉरी इसको तुम कह दो न्यूटन ओवर मीटर एंड, अबे तीसरी चीज क्या थी, फोर्स पर मीटर और एम्पियर, सॉरी। सही। ये आपके पास जो है टेस्ला इसके बराबर होता है। सही हो गया। तो और टेस्ला आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। सही, ये चीज़ हो गई। अच्छा जनाब, टेस्ला की डेफिनेशन आगे आएगी तो मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है। खैर, अच्छा जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो इसका एक और यूनिट भी होता है गॉस करके। सही है। गॉस। सही है। वो तुम जो है ना उसके अंदर पढ़ोगे, यानी जब तुम अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो यूनिवर्सिटी लेवल में जो है ना वो गॉस का यूनिट तुम्हारे पास उस पे आएगा। सही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे कोई वो नहीं है गॉस का यूनिट। ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के अंदर जो है ना तुम मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट यूज़ किया करोगे। सही। सही हो गया। अच्छा, और गॉस का और टेस्ला का जो आपस में रिलेशन है, बेसिकली गॉस जो है वो छोटा यूनिट है, टेस्ला एक छोटा थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। सही। और आपके पास जो है वन गॉस इज बेसिकली इक्वल टू वन एक्सपोनेंट नेगेटिव फोर टेस्ला। सही है। सो ये आपके पास इनका रिलेशन बनता है। सही, ये आगे जाके यूनिवर्सिटी में आएगा, ये गॉस के बारे में पूरी डिटेल आएगी। सही, खैर। अच्छा, बस एक छोटी सी चीज याद रखना कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये बहुत मतलब ये कोई बहुत बड़े नंबर्स में नहीं आती। सही है। ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स में आती है। सही है। यानी जो जैसे अर्थ अर्थ भी जो है वो हमारे पास अर्थ के कोर के अंदर हमारे पास जो है ना आयंस हैं जो कि मूव कर रहे हैं, प्लाज्मा है अर्थ के कोर के अंदर। सही है। आयंस है जो कि मूव कर रहे हैं। सही है, हाई टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा। तो उनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, राइट। क्योंकि अर्थ के अंदर जो अर्थ को जो स्पिन हो रही है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं। सही, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर तुम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम देखो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अब तुम्हारे पास बहुत एक्सपोनेंट टू दी फिफ्थ पावर में आके पास आती है। सही है, अगर तुम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करो। सही है। सो 10 to the -5 टेस्ला तुम्हारे पास आती है, राइट। और जो जो मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं ना, वो तकरीबन 2 टेस्ला के आसपास होते हैं मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा मतलब हम जो है ना फिर वो जैसे एमआरआई के अंदर भी जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी हमारे पास जो है ना इतनी ज्यादा नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड। सही है।
तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना आप, यानी जिस तरह से अगर आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुमने बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स देखे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तुमने बहुत ज्यादा छोटे नंबर देखे थे। सही है। टेस्ला के अंदर जो है, अच्छा उन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो हमारे पास कहानी जा रही थी वो एक्सपोनेंट्स के अंदर जा रही थी। यहाँ पे जो फील्ड है ना, इसकी जो फील्ड है वो हमारे पास तकरीबन टू, टेस्ला तो मतलब हम नॉर्मली नहीं यूज करेंगे, मिली टेस्ला के अंदर, हम माइक्रो टेस्ला के अंदर हम ज्यादातर वैल्यू यूज करेंगे, एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 4 के अंदर हम -3 -4 के अंदर हम खेल लोगे मैग्नेटिक फील्ड में। सही है। तो ये हमारे पास कहानी है 2 3 टेस्ला जो है वो हमारे पास बहुत इनफ होती है। सही है। तो ये हमारे पास कहानी है। सही है। नॉर्मली जो एमआरआई, तुमने तुमने वो देखा होगा, अगर तुम हॉस्पिटल गए होगे तो वहाँ पे जो है ना एमआरआई के जो पूरी स्कैनिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड होती है। पहले हमारे सिलेबस में भी थी, अब निकाल दी। सही है। तो उसके अंदर जो मशीन होती हैं उसके अंदर भी जो है ना तकरीबन 1 to 3 टेस्ला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कुछ कुछ अच्छी, अगर आपके पास जो है ना कुछ बड़े रिसर्च सेंटर हैं या कुछ बड़ी जो है वो हॉस्पिटल है, तो उनके पास जो है वो फिर लाइक 10+ या 15+ की टेस्ला की वो आपके पास एमआरआई मशीन होगी कि जिसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग जनरेट हो सकती होगी। राइट। लेकिन जो नॉर्मली तुम्हारे स्कूल में जो बार मैग्नेट होते हैं, छोटे वाले बार मैग्नेट जो होते हैं, जो बचपन से तुम देखते आ रहे हो, जो तुम्हारे बड़े भाई ने भी देखा होता है और तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा छोटा भाई भी आके स्कूल में ये मैग्नेट देखने वाला है। सही है। तो वो जो परमानेंट मैग्नेट तुम्हारे स्कूल में पड़ा होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सपोनेंट -4 के अंदर आती है। राइट। तो तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है वो एक बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ज्यादा मतलब उससे बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, -3 -4 के अंदर खेल लोगे। सही। खैर। तो अब इसी चीज को जहन में रखते हुए अगर हम कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लिखना चाहें, सो हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, सही, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। सही है। अच्छा अब कहानी है कि भाई अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बात करो, सो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट्स बस सारे लिखते जाओ, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों के अंदर जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है वो सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। राइट। अच्छा। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर। सही। लेकिन तीनों के अंदर, इन दोनों के अंदर के ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है, जो चार्ज आपके पास होता है वो उसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सेंटर से ओरिजिनेट होंगी। राइट। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ना फील्ड लाइन की जनरेशन नहीं होती, मतलब फील्ड लाइन की स्टार्टिंग या एंडिंग कुछ भी नहीं होती। राइट। तो बस फील्ड लाइन एक पूरा क्लोज लूप होता है, आप ये नहीं कह सकते फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है। राइट। बस ये आपको ही पता होना चाहिए। राइट। फॉर्म अ क्लोज लूप विदाउट एनी बिगनिंग। सही। सो ये हमारे पास एक बात हो गई। अच्छा, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा वीक होती है। सही है। मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रांग, और इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। सही। सो इसको हम कह सकते हैं वीकेस्ट। सही है। और इसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। सही है। और ये हमारे पास है मॉडरेट, कह लो, या तुम्हारे पास जो है वो तो सही है। ये हमारे पास हो गई। अच्छा
इसके बाद जो है जहाँ पे तीनों चीजें अलग होंगी वहां पे मैं तीनों चीजें अलग अलग उसके नीचे लिख रहा हूँ, सही है। जहाँ पे कोई दो चीजें अलग होंगी वहां पे जो है मैं जहाँ पे मतलब दो फील्ड एक साथ होंगी और एक अलग होगी तो वहां पे मैं उन दोनों फील्ड को एक ही साथ लिख दूंगा, सही। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मास को लेके काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को लेके काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज को लेके काम करती है, सही है। सो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड बाय मास, सही है, और experienced by charge, सही। और यहाँ पे आप कहोगे कि experienced by moving charge, सही है। फील्ड लाइन की जो तकरीबन कैरेक्टरिस्टिक है वो सबके अंदर सेम है, सही है। मतलब जो जो फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक तुम कह लो कि फील्ड लाइन कभी कट नहीं करती, फील्ड लाइन जो सेपरेशन है वो स्ट्रेंथ को बताता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें तकरीबन तीनों के अंदर सेम ही है, सही है। उसको मैं फर्दर हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ तो सही है। अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, सही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करती, राइट। फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? ओहो, क्या पूछ रहा है बे। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली कोई भी ऐसा लॉ कि जिसके अंदर जो है ना फील्ड या फोर्स की वैल्यू किसी इनवर्स पैरामीटर, इनवर्स स्क्वायर पैरामीटर के साथ रिलेटेड हो, राइट। जैसे तुमने देखा होगा कि अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला याद करो, सो ग्रेविटेशनल फोर्स का याद कर लो, सो G m m/r², सही है। अब फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से। फील्ड का अगर याद करोगे सो फील्ड जस्ट Gm/r² है, सही है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K/Q/r², राइट। सो अभी दोनों के अंदर जो है वो R² बन रहा है, सही है। और लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा F=BQV और साइन साइन थीटा, सही, ये आपके पास फार्मूला। तो वो अभी हम आगे जाके देखेंगे उसको, सही है। तो इस वजह से जो है ना ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, समझ रहे ना भाई, और ये नहीं जी करेंगे, सर। सही है। सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सही है। और ये आपके पास ये जस्ट आपके पास लिनियर इसका रिलेशन है, ये नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सही हो गया। ये बात हो गई। अच्छा जनाब, और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि और क्या लिख सकते हैं। हम्म, चलो एक चीज हमारे पास है, जो फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तुम्हारे पास जो है तुम उसको याद रखना कि वो डायगोनल होती है, मतलब डायगोनली आउटवर्ड होती है, सही है। और ऑल्दो तीनों फील्ड लाइंस जो होती हैं जब वो मतलब जब वो बाहर निकलती हैं तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं, लेकिन ये जो दो फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड, ये डायगोनल बाहर निकलती हैं अपने चार्ज से, अपने उससे क्या बोलते हैं अपना मास से या चार्ज से। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेट से डायगोनली बाहर नहीं निकलती, सही हो। तो वो मतलब स्ट्रेट आ रही होती है फिर स्ट्रेट बाहर निकल जाती है वगैरह वगैरह, सही है। या तुम डायरेक्शन, अगर हम डायगोनल को अगर हम ना वो करें कंसिडर करें, हम डायरेक्शन ले लें, सही है। तो डायरेक्शन हमारे पास एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, हम उसको यहाँ पे वो कर सकते हैं, सही है।
आप इसको कह सकते हो कि भाई ये ऑलवेज ऑलवेज इनवर्ड है। सही है। मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमेशा हर किसी को अट्रैक्ट करती है। सही है। और इसके अंदर आप कहोगे कि भाई ये आपके पास जो है वो कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। आउटवर्ड। सही है। अच्छा जनाब, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको आप कह दोगे कि भाई आपके पास जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही, सीधी सीधी कहानी हो गई। सही। सो अच्छा जनाब, और इसके बाद जो है अगर हम ये बात करें कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास उसके अंदर कोई मतलब सिर्फ एक मास होता है। सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑपोजिट मासेस होते हैं और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, राइट, डिफरेंट पोल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो सेपरेट चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ, तो वो एग्जिस्ट करेगा। सही है। नेगेटिव चार्ज अलग है, वो एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो सेपरेट पोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो सेपरेट होती है। सही है। मास के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है। यहाँ पे हमारे पास नो पोल। सही है। और चार्जेस, यहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस। सही है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऑपोजिट पोल्स। सही है। जो यहाँ पे की चीज है, ये की जो है वो आपके पास है, ये चार्जेस है। सही है। और यहाँ पे की जो है वो पोल्स है। सही है। ऑपोजिट या लाइक जो है वो तो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास सेपरेट चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट चार्ज इज पॉसिबल, बट एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट पोल, नॉर्थ पोल अलग एग्जिस्ट कर रहा है साउथ के बगैर, ऐसा नहीं हो सकता। सही है। लैला मजनू की कहानी बगैर उसके अलग नहीं हो सकती। सही। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेपरेट चार्ज एग्जिस्ट। यहाँ पे आप कह सकते हो सेपरेट पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट। सही। अच्छा, साइंटिस्ट ने कोशिश की थी इस पे जो है ना कि सेपरेट पोल किसी तरीके से बन जाए और वो एग्जिस्ट करने लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सही है। क्योंकि जो इसको मोनोपोल्स का बेसिकली ना इसको मोनोपोल्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सही है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है। ये अभी तक जो है ना प्रैक्टिकल हो नहीं पाया। सही है। अभी तक इन लोगों को नहीं पता चला कि भाई ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, राइट। सो अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। सही। सो ये हमारे पास जो है कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस थी जो कि मैंने आपको बता दी। सही है। मैग्नेटिक फील्ड है, हर जितनी भी फील्ड है उनकी कोई ना कोई फील्ड लाइंस होंगी। सही है। जितनी भी फील्ड लाइंस हैं, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगी। ये भी लिख लो, ये तीनों के अंदर सेम है। सही है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन shows द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सही। ये सिमिलैरिटी है तीनों की। सही है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ वीक होगी जैसे जैसे आगे जाओगे पीछे होगे, ये भी सिमिलैरिटी है। सही है।
तो कुछ डिफरेंसेस मैंने बता दिए, कुछ सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे मैंने एक दो लिखवा दी। सही, एक ये लिख लो, डायरेक्शन वो स्ट्रेंथ वाली लिखनी है, स्ट्रेंथ वाली लिख लो। सही है, तो ये हमारे पास जो है कुछ थोड़ी बहुत कहानी हमने देख ली। सही है, चलो अब बस यहाँ तक हम क्लास करते हैं। थोड़ी सी हमने ऐसी लंबी की है। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास एक 3-4 दिन बाद है, तो मैं मेन टॉपिक नहीं शुरू कराना चाह रहा था, वरना फिर समझ में नहीं आता जब हम इसको स्टार्ट करते। तो अब यहाँ से अगली क्लास जो है वो हम चार्ज पार्टिकल स्टार्ट करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। सही है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट करके देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, मैं भी से बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर चीजें डायरेक्टली नहीं आ रही होती हैं, मतलब चीजें जो है ना थोड़ी सी आगे पीछे आ रही होती हैं। सही है, खास तौर पे इंडक्शन जब पढ़ोगे तो उसके अंदर अजीब अजीब सी चीजें आएंगी, मतलब जो है ना डायरेक्टली रिलेट नहीं हो रही होती। सही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक कंसिडर होता है, और इसमें मार्क ज्यादा कटते हैं। सही है, तो इसलिए जो है इसके इस टॉपिक के बाद भी मैंने मैग्नेटिज्म के टॉपिक के बाद भी पढ़ाने के बाद फॉरेन मैग्नेट्स का टेस्ट लेना है, क्योंकि वो भी थोड़ा, ये थोड़ा मुश्किल है, लंबा टॉपिक है, वेटेज ज़्यादा है लेकिन मुश्किल है। सही, थर्मल वेटेज ज़्यादा थी बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। सही है, तो इसलिए तो अभी अभी तो फिलहाल आसान चल रहा है, चार्ज चार्ज पार्टिकल भी आसान है, मैग्नेट इंडक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा मुश्किल होता है। सही, तो उसमें जो है ना बस तुमने थोड़ा सा इंसान के बच्चे की तरह पढ़ना है, तो वो हो जाएगा क्लियर। सही है, सो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है। सही है, तो बस चले जी। सही है, जी सर, अल्लाह चले, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।